Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. Today's topic is about entropy. एक्चुअली जो आज का लेक्चर है वो एक से ज़्यादा टॉपिक पे मुश्तमिल है, लेकिन जो सब के सब हैं वो इंट्रॉपी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा इसको एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर लेते हैं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इंट्रॉपी क्या होता है। Entropy is the measurement of randomness or disorder of the molecule of the system। तो इंट्रॉपी बेसिकली क्या है कि सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर है, सिंपली जो इरेगुलरिटी, जो डिसऑर्डर, जो रैंडमनेस पाया जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर, उसको मेजर करना इंट्रॉपी कहलाता है। तो ये इंट्रॉपी बेसिकली थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, ठीक है, और जो कि किसी भी चीज़ को के अंदर डिसऑर्डर को या रैंडमनेस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। एक चीज़ ये, अच्छा, इसकी एग्जांपल आप लोगों को पहले भी किसी आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में दी थी, इसको मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड मौजूद है, ठीक है। अब जब वो लिक्विड अपनी स्टैटिक पोजीशन पे मौजूद है, उसके मॉलिक्यूल्स स्टैटिक पोजीशन में है, तो वो उसके लिक्विड या वाटर मॉलिक्यूल्स में है, वो उसमें थोड़ी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होंगे वो मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ऑर्गेनाइज होंगे तो उसमें डिसऑर्डर इतना नहीं होगा, उसमें रैंडमनेस इतनी नहीं होगी, तो उसका मतलब है जब वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो इंट्रॉपी कम होगी, ठीक है। लेकिन जो ही अगर हम लोग उस सिलेंडर को हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा कि वही मॉलिक्यूल जो पहले रेस्ट पोजीशन पे थे वो अब क्या है, रैंडमली हैफेजर्डली मूव करना शुरू हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह से। क्यों? उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की इतनी बढ़ जाती है कि वो वेपर्स बन के तो जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, अब इस क्या हुआ कि हीट प्रोवाइड करने से जो पहले ऑर्गेनाइज फॉर्म में थे, अब वो जो है वो उनके अंदर रैंडमनेस आ गई है हीट प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। जो रैंडमनेस है वो एक्चुअली क्या है, उसके अंदर इंट्रॉपी है। तो हीट प्रोवाइड करने से सिंपली हम कह रहे हैं कि उसके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, उसके अंदर इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब जो इंट्रॉपी है ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का हम लोगों ने देखा था कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई ना कोई इनिशियल या फाइनल वैल्यू हो, ऑब्वियसली जिसकी इनिशियल या फाइनल वैल्यू है उसके अंदर जो है कोई ना कोई चेंज आया। फॉर एग्जांपल इनिशियली किसी भी सिस्टम की इंट्रॉपी जो है वो फॉर एग्जांपल एस इनिशियल थी, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो इंट्रॉपी है वो एस फाइनल हो गई है, ठीक है। तो अब ये पहले इनिशियल थी, फिर कुछ चेंजेस आने के बाद फिर इंट्रॉपी उसकी फाइनल पे फॉर एग्जांपल आगे जो हम लोगों ने चेक की, तो जो चेंज इन इंट्रॉपी है जिसको डेल्टा एस भी कहते हैं, तो उसको जब अगर हम लोग देखें तो वो हमेशा जो लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू होती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो उससे हम लोग चेंज इन इंट्रॉपी को कैलकुलेट कर सकते हैं या डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई किसी चीज़ में चेंज पॉसिबल हो, अगर कोई भी चीज़ डेल्टा की फॉर्म में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब भी फाइनल वैल्यू जो है, सेकंड वैल्यू जो है, अगर वो ग्रेटर होगी इनिशियल वैल्यू से इंट्रॉपी की, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास डेल्टा एस आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर इसके उलट हो जाए, अगर इनिशियल वैल्यू इंट्रॉपी की ज़्यादा हो, बाद में आफ्टर सम चेंजेस जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है वो कम होगी, तो अब इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ गई है, तो फिर हम कहेंगे कि जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है चेंज इन इंट्रोपी और इंक्रीज इन इंट्रोपी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो चेंज इन इंट्रोपी या इंट्रोपी में इंक्रीज आता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, जो एक नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपली आप ये कह लो कि नेचर में नेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंट्रोपी की तरफ जाती है, हायर इंट्रोपी की तरफ जाती है। इस वजह से कहते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो उसके अंदर इंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ये दी है कि ये फॉर एग्जांपल एक ईंटों का या ब्रिक का एक ट्रक है, ठीक है। जब ट्रक को उल्टा जाता है, ट्रक को अगर ज़मीन पे उल्टा दें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसकी ब्रिक्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में आके गिरे, ठीक है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसकी ब्रिक्स जो है एक सीक्वेंस में आके गिरेंगे। तो वो क्या है, हमेशा रैंडमली ही इस तरह से ही आके ज़मीन के ऊपर, जब ट्रक खाली करते हैं तो ज़मीन के ऊपर इस रैंडमली ही आके गिरेंगी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में ही गिरेंगी। तो क्या हुआ, अब ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज एंट्रोपी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब भी कोई चीज़ रेगुलरिटी से इरेगुलरिटी की अगर तरफ जाती है तो क्या होता है, हम कहते हैं कि इसमें कौन सा चेंज आ रहा है, स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है, ठीक हो गया। ये होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि स्पॉन्टेनियस का एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, स्टेट ए है जिसमें मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, या मॉलिक्यूल्स या कुछ भी, यहाँ पे तो ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो दूसरी है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस चेंज आए तो वो क्या होगा कि वो इरेगुलर फॉर्म में होगी। अब जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो तो वो हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म है। जब हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म है तो ये अंडरस्टूड बात होगी आप लोगों के लिए कि उसकी एंट्रोपी लो होगी, ठीक है। उसकी एंट्रोपी लो होगी और लेस प्रोबेबल होगा। प्रोबेबल होता है कि वो चीज़ जिसके चांसेस, जिसके मैक्सिमम चांसेस हों या जिसके कम चांसेस हो। प्रोबेबल होती है जो चीज़ कोई ना कोई चांस रखती हो, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और लॉ ऑफ चांस भी कहते हैं। तो अब ऑब्वियसली अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिहाज से है, नेचर में ये रेगुलरिटी जो है वो कम ही है। तो फिर ये वाले जो स्टेट है इसको हम कह सकते हैं कि ये लेस प्रोबेबल है। इसके उलट अगर हम कहें कि स्पॉन्टेनियस चेंज आया है, उसके बाद अगर स्टेट बी है, इस चीज़ को स्टडी करें तो ये लेस ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी। जितनी लेस ऑर्डर्ड फॉर्म होगी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म होगी, उतना ही उसके अंदर एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं, वो इसी चीज़ को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाय डेफिनेशन द एंट्रोपी ऑफ ए इज़ लो एंड दैट ऑफ बी इज़ हाई, ठीक है। ए की एंट्रोपी जो है वो कम है और बी की ज़्यादा है। दस एन इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी अकर्स इन चेंज फ्रॉम ए टू बी। वो ये कह रहा है कि अगर हम लोग स्टेट ए से ए को कन्वर्ट कर दें स्टेट बी के अंदर, तो जो एंट्रोपी भी है फिर ए के लिहाज से बी की ज़्यादा होती जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चांस और प्रोबेबिलिटी। ये लॉ ऑफ चांस और प्रोबेबिलिटी के मुताबिक भी ए इज़ लेस प्रोबेबल, ठीक है। जो मोस्ट ऑर्गेनाइज है वो लेस प्रोबेबल फॉर्म है और जो बी है वो मोर प्रोबेबल फॉर्म है। सो द चेंज फ्रॉम ए टू बी इज अ स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियसली जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो जो स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ अगर चेंजेस हम लोग देख रहे हैं तो वो स्पॉन्टेनियस चेंज होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी हम लोग जो है वो एंट्रोपी का रिलेशन देखते हैं और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के साथ, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोग सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी को ही स्टडी करते हैं। अच्छा, वेन एवर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस इट इज़ अकम्पनीड बाय अ इंक्रीज इन टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी बात हम लोग करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो उस केस में जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो अंडरस्टूड बात होगी कि वो इंक्रीज ही करेगी। किस केस में? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस में, जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब यहाँ पे उसने कहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की अगर बात कर रहा है तो बेसिकली हम लोग जो थर्मोडायनामिक्स जो टर्म पढ़ते हैं उसके अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। ठीक है, तो जो यूनिवर्स उसने अगर ओवरऑल बात कर दी है तो ओवरऑल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात कर रहा है तो वो इक्वल होती है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। इन दोनों सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को कलेक्टिवली कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक हो गया। तो अच्छा क्या है नेक्स्ट? व्हेन अ इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बस इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये कि अगर जो इवन फॉर एग्जांपल हीट है या कोई भी चीज़ है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है या सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। ठीक है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है तो क्या होगा, ये जो यूनिवर्स की ओवरऑल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर जो हीट है या कोई भी एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है तो क्या है जो अब ये देखो एक तरफा है, इरिवर्सिबल उसी को कहते हैं ना, जो एक तरफ हो, या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। अगर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है तो जो डेल्टा एस की एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल अब कौन से होते हैं कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें दोनों चीज़ें एट अ टाइम हो रही होती हैं। दोनों चीज़ एट अ टाइम से मुराद ये कि सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा रही है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ रही है। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ जो है उसकी अपनी एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जब इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम होती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो एंट्रोपी का फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाता है। जब एंट्रोपी का फैक्टर कांस्टेंट हो तो ओवरऑल जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 होगी। ठीक हो गया। तो सिंपली वो बता रहा है कि जहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। किस केस में? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली जो एंट्रोपी की वैल्यू है सिस्टम के अंदर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती है। अच्छा, यहाँ पे भी उसने जो है वो एक बताया है कि फॉर एग्जांपल वाटर के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, पहले वाटर वेपर्स हो गया, वाटर वेपर्स कन्वर्ट हुए लिक्विड के अंदर, लिक्विड कन्वर्ट हुआ फर्दर आगे सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के अंदर अगर उसको और फर्दर सॉलिड को और कंप्रेस किया जाए और कोल्ड किया जाए तो वो आगे कन्वर्ट हो रहा है एक कम्पैक्ट सॉलिड मैस के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम वाटर वेपर टू लिक्विड देन आइस क्रिस्टल देन सॉलिड कम्पैक्ट क्रिस्टल। तो ये जो इसका जो रैंडमनेस है वो भी हाई से रैंडमनेस लो की तरफ जा रही है। ठीक है, इसी तरह जो एंट्रोपी है वो भी हाई एंट्रोपी से लो एंट्रोपी की तरफ जा रहा है, और उसका जो डिसऑर्डर फॉर्म है वो भी हाई डिसऑर्डर से लो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो सिंपली जब हम लोग गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो जो एंट्रोपी का फैक्टर है, जो रैंडमनेस का डिसऑर्डर का फैक्टर है वो भी फ्रॉम गैस टू सॉलिड जो है वो एंट्रोपी फैक्टर कम होता जाता है।
ठीक हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग रिलेट करते हैं इसके अंदर टेम्परेचर, एंट्रोपी को टेम्परेचर के साथ। तो एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, कि जो एंट्रोपी है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी सिस्टम की, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, वेरी भी डायरेक्टली वेरी करती है। ठीक है, अब डायरेक्टली जब वेरी कर रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एंट्रोपी भी हाई होगी। अगर टेम्परेचर हम लोग कम करते जाएंगे जिस लिहाज से, उस लिहाज से उसकी एंट्रोपी भी या उसके अंदर डिसऑर्डरनेस भी कम होती जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को अगेन थोड़ा सा पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, उसको आगे फर्दर टेम्परेचर के लिहाज से अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट करने पे क्या हो जाता है, वो वाटर जो है वो बुखारात बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर जो वाटर वेपर्स है वो उसके वाटर वेपर्स के या वाटर के जो मालिक्यूल हैं वो हाईली डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। जब वो हाईली डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है तो वहाँ पे उनकी जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर वाटर वेपर को कूल करते हैं, कूलिंग पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वाटर वेपर जो वो है वो गैस की फॉर्म है, गैस से दोबारा लिक्विड में आया। वो लिक्विड में आप लोगों को पता है कि गैस की निस्बत मालिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। ज़्यादा करीब होने की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर रेगुलरिटी हो सकती है। तो कंपैरेटिव इसके अंदर ये स्टिल जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में ही होंगे मालिक्यूल, लेकिन एज कंपेयर टू गैस जो है उसकी डिसऑर्डरनेस थोड़ी सी कम हो गई है। देन अगर लिक्विड को आगे फर्दर कूल करते हैं तो फर्दर कूलिंग पे जो मालिक्यूल्स हैं वो वाटर के वो और एक दूसरे के करीब आते हैं, इतना करीब आते हैं कि वो आइस क्रिस्टल बना देते हैं। ये जो अब आइस क्रिस्टल है वो अब थोड़ी सी क्या कह लो कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म है कंपैरेटिवली टू गैस, जो है वो थोड़ी जो है ना वो ऑर्डर्ड फॉर्म है। अब जब यहाँ पे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स बने थे और कूलिंग हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कहते हैं कि वो हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म है। जब ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे क्रिस्टल की फॉर्म में तो उनके अंदर मिनिमम एंट्रोपी जो है वो है अभी भी मौजूद है। ठीक है, अगर आइस क्रिस्टल्स को फर्दर कूल करते हैं, फर्दर कूलिंग पे क्या होता है, आइस क्रिस्टल के अंदर क्या कह रहे हैं, जो मालिक्यूल्स हैं, मालिक्यूल्स की मूवमेंट है वो फिर भी कुछ ना कुछ हद तक वो एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे मालिक्यूल्स, लेकिन वो कुछ ना कुछ हद तक फिर भी वाइब्रेट कर सकेंगे। ठीक है, अगर उसको फर्दर कूल करते हैं आइस क्रिस्टल को तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो होगी, लेकिन मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर इसको और फर्दर कूल किया जाए, एक कूल करने पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि उन आइस क्रिस्टल की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन भी सीज कर जाती है। उनकी वाइब्रेशन भी पहले तो क्या था, एक लेवल था कि वो आइस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर एक लेवल आया कूलिंग करने पे कि अगर उनको वो फिर भी कुछ ना कुछ हद तक वाइब्रेट करते थे, लेकिन अगर उसको उस लेवल पे भी उसको फर्दर कूल कर दिया जाए तो फिर उस हद तक कूल कर दिया जाए कि उसके अंदर जो वाइब्रेशन थी वो भी स्टॉप हो जाती है। ठीक, वो भी स्टॉप हो जाती है। वो कंडीशन कब होती है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन पे हो। ठीक है, जब भी आप आइस क्रिस्टल्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करना डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन, जब 0 केल्विन पे कूल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर 273 केल्विन से भी नीचे ले आके 0 केल्विन तक अगर उसको आप लोग कूल करते हो तो जो वाइब्रेशन है वो भी सीज हो जाती है। तब उसको कहते हैं कि अब ये परफेक्ट ऑर्डर है क्रिस्टल्स का। और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑर्डर्ड
बिल्कुल है तो इंट्रोपी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को कहते हैं ज़ीरो अब्सोल्यूट टेम्परेचर या अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। तो सिंपली क्या हुआ कि इंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टल, अब यहाँ पे क्या है, प्योर क्रिस्टल फॉर्म है। प्योर क्रिस्टल या सिस्टम की जो है इंट्रोपी वो ज़ीरो हो जाती है किस टेम्परेचर पे, एट अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे। अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कौन सा है, व्हेन K इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली व्हेन K इज इक्वल टू ज़ीरो इंट्रोपी भी ज़ीरो होगी। लेकिन जब K ज़ीरो से ऊपर जाते जाते हैं तो इंट्रोपी भी इंक्रीज करती जाती है। तो सिंपली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बताता है, रिलेशन बताता है इंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ, और वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पे हम लोग ने इसका जो स्टेजेस थे, डिफरेंट वेरिएशन आ रही थी, वो हम लोगों ने देखी विद टेम्परेचर इंट्रोपी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे इंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है। ये मेन कंक्लूजन है इस टॉपिक का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी का तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पॉन्टेनियस की, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो इंट्रोपी इंक्रीज करती है, चेंज इन इंट्रोपी। लेकिन अगर उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक मैथमेटिकल या एक्सप्रेशन में अगर उसको डिफाइन करना हो तो फिर कैसे डिफाइन किया जाएगा। वैसे तो अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हीट थर्मोडायनामिकली अगर बात करते हैं इंट्रोपी के को लेकर, तो वैसे तो अगर हम लोग कहें कि हीट अगर ना ये सिस्टम को दी जा रही है ना ली जा रही है, तो हम कहेंगे कि इंट्रोपी ज़ीरो होती है। ये हम लोगों ने पीछे देखा, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम को फिर अगर हीट देना शुरू कर दें तो क्या होता है कि फॉर अ रिवर्सिबल चेंज टेकिंग प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू हीट एनर्जी, ठीक है, अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो अब वो ये कह रहा है कि जो चेंज इन इंट्रोपी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हीट एनर्जी के ऊपर, जो हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं या सिस्टम से ले रहे हैं, उस हीट के ऊपर डिपेंड करती है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला या इक्वेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक हो गया। अब अगर तो हीट दे रहे हैं, हीट अगर दे रहे हैं तो सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करेगा। इफ हीट इज अब्जॉर्ब, अगर तो हीट अब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ठीक हो गया। और अगर जो सिस्टम है वो अपनी हीट दे रहा है सराउंडिंग को, ठीक है, तो जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो सिस्टम की हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो उस केस में जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव होगा। जब डेल्टा एस नेगेटिव है तो इंट्रोपी क्या करना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इंट्रोपी। यूनिट्स जो हैं वो इंट्रोपी की इसी पे बेस करती हैं, ठीक है। दो यूनिट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो है कि कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और कैलोरी की जगह जो है हम लोग जॉल भी यूज़ कर सकते हैं। जॉल या कैलोरी जो है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये एनर्जी की यूनिट है। अच्छा, जॉल पर केल्विन पर मोल या कैलोरी पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इंट्रोपी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, इंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिहाज से इंट्रोपी चेंज को जो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो यहाँ पे जो है वो सारी डेरिवेशन है, ठीक है। तो इंट्रोपी हम लोग जानते हैं ये स्टेट फंक्शन होता है, और इंट्रोपी जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर, तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया। पहले जो हम लोग स्टडी करने लगे हैं इंट्रोपी चेंज किसके, आइडियल गैस के ऊपर। अब आइडियल गैस की बात हो रही है तो आइडियल गैस के लिहाज से ही बीच में कैलकुलेशन या डेरिवेशन होगी। जो पहली है वो देखें, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज अ वेरिएबल, ठीक है। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम एज अ वेरिएबल हो तो जो आइडियल गैस है उसका डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो
डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्स ओवर टी, ये हम लोगों ने देखी है इन टॉपिक की अभी पीछे ही कि इन टॉपिक को कैसे डिफाइन किया जाता है न्यूमेरिकली, ये इन टॉपिक का फार्मूला हो गया. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि डी क्यू जो है वो इक्वल है डी ई प्लस डब्ल्यू के, ठीक है, प्लस डब्ल्यू के. अब डब्ल्यू जो है अगर वर्क डन हो रहा है बाय द गैस, ठीक है, जो सिस्टम है हमारा आइडियल गैस है, जब आइडियल गैस की बात आती है तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक हो गया. तो डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी. पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो सिंपली क्या है कि जो डी क्यू की वैल्यू है वो ऊपर ये डी क्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे, तो जो डी एस है वो हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू, सिंपली डी क्यू की वैल्यू इसके अंदर डाल दी तो डी ई प्लस पी डी वी ओवर टी आ गया, ठीक हो गया. नेक्स्ट अगेन, अब जब हम लोग बात आइडियल गैस की कर रहे हैं तो फिर हम लोग जनरल गैस कांस्टेंट की बात अगर ना करें तो फिर ये अधूरा हो जाएगा. अच्छा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से हम लोग पी निकाल लेते हैं, ठीक है. पी इज इक्वल टू, अगर यहाँ से पी निकालो, वी इधर इज इक्वल टू का साइन आ रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी, ठीक हो गया. एक हमारे पास P की वैल्यू ये निकल आई है, अब इसको माइंड में रखिएगा. दूसरी चीज़ जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने जो रिलेशनशिप पढ़ा था CP और CV का रिलेशनशिप, उसमें हम लोगों ने CV जब हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ व्हेन वॉल्यूम वाज कांस्टेंट, तो हम लोगों ने क्या निकाली थी, DE ओवर DT, ठीक है. तो DE ओवर DT, यहाँ से हमने DE की वैल्यू निकालनी है. DE की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा C इंटू DT. और अगर हम लोग कहें कि 1 मोल गैस है तो फिर हम लोग यहाँ पे N ऐड कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे P की भी वैल्यू आ गई है और हमारे पास DE की भी वैल्यू आ गई है. ये दोनों वैल्यूज जो हैं हम लोग पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है. अच्छा, वे CV इज मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CV जो है वो हम लोग देख चुके हैं, मोलर कैपेसिटी भी कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, सिंपली हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, कब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो. अच्छा, इन दोनों वैल्यूज़ को P को भी और E को भी हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर. तो देखते हैं ये इक्वेशन क्या बनती है. ये पुट कर दिया, ठीक हो गया. एंड अब अगर देखो कि इन दोनों के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है और डिनोमिनेटर में T है, तो फिर हम लोग अगर इसको फर्दर जो है सॉल्व करें तो T इस वैल्यू के साथ भी आ सकता है और T इस वैल्यू के साथ भी आ सकता है. ये अगर अच्छा, अब यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से हो गई. अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो T ऊपर वाली टर्म में भी है और नीचे भी है, तो ये एक कॉमन होने की कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया. कैंसिल आउट हो गया तो बाकी पीछे क्या रह गया, DS इज इक्वल टू NCV/DT ओवर T. अच्छा, अब ये DT है, ये सिंपल T है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते. ये जो है वो ये T है और ये T का डेरिवेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है. प्लस NRDV ओवर V, ठीक हो गया. अब ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल V है और ये आगे V का डेरिवेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करनी है लेकिन लिमिट्स अप्लाई करनी है. लिमिट्स अब क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की थी अभी कि जो ये चीज़ है, जो एंट्रोपी है, जो भी चीज़ है, ये स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन है ये, इसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, कोई इनिशियल या फाइनल वैल्यू है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग एक तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आप लोग फेमिलियर हो ऑलरेडी, और दूसरा लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं. अब इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, ठीक है. इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, S2 S1 और S2 आ गई, लिमिट आ गई, और यहाँ पे DT और T की बात हो रही है तो T1 T2 आ गया,
ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है V1 और V2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए NCV कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो है हम लोग ने देखा था कि जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। इसने बाहर तो नहीं निकाला, उसने इसको डायरेक्टली ही सॉल्व किया है, लेकिन इस वजह से इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। इसी तरह N और R के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। इसकी रीज़न बताई थी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, वरना इनका अलहदा से होना था। ठीक है। अच्छा, अब जब इसका लिमिट्स अगर ओपन करो तो आ जाता है S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1 को सिंपली हम डेल्टा S लिख देंगे, S2 माइनस S1 डेल्टा S1। ठीक हो गया। इसी तरह NCV जब इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा LN। ठीक हो गया। और ये T है, T को एक दफ़ा ऊपर वाली लिमिट्स के साथ डिवाइडेड बाय नीचे वाली लिमिट्स के साथ, तो LN T2 ओवर T1 हो गया। प्लस NR तो है ही कांस्टेंट, तो V है, V को एक दफ़ा ऊपर वाली लिमिट के साथ डिवाइडेड बाय नीचे वाली लिमिट के साथ, तो ये हो जाएगा LN V2 ओवर V1। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि जब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं कॉमन लॉग के अंदर, सिंपल लॉग के अंदर, तो जो लॉग है वो इक्वल होता है, नेचुरल लॉग इक्वल होता है 2.303 लॉग A की। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर LN को खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 NCV लॉग T2 ओवर T1। इसी तरह प्लस ये नेचुरल लॉग खोलेंगे तो 2.303 NR, इधर N मिसिंग है, NR लॉग V2 ओवर V1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस जो हम लोग ले रहे हैं उसका मोल है 1 हो, N इज इक्वल टू 1 हो। अगर N इज इक्वल टू 1 हो तो ये N भी 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो N है वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे N जो है, N का फैक्टर ख़त्म हो गया। कब? जब जो आइडियल गैस हम ले रहे हैं अगर वो 1 मोल हो तो फिर ये चेंज इन इंट्रोपी, जब हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए थे, क्या वेरिएबल्स लिए थे टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो उस केस में जो आइडियल गैस के केस में चेंज इन इंट्रोपी की एक्सप्रेशन ये वाली है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चेंज इन इंट्रोपी। हम देख रहे हैं आइडियल गैस की जब वेरिएबल्स क्या हो, प्रेशर और टेम्परेचर हो। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर हो। और आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब बायज लॉ और चार्ल्स लॉ को इकट्ठा कर देते हैं तो जो इक्वेशन आती है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं कॉमन गैस लॉ भी कहते हैं इसको, या कॉमन बायज लॉ, चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। तो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है। अब हम लोगों ने तो वेरिएबल देखने हैं प्रेशर और टेम्परेचर, तो वॉल्यूम का तो हम लोग देख चुके हैं। अब वॉल्यूम को साइड पे निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम का टर्म ख़त्म करना है ना, तो वॉल्यूम को साइड पे निकाल लें तो ये जो पूरी ऊपर वाली इक्वेशन है कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी। इसको पता नहीं अब मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं मैं कर देती हूँ सिंपली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम का टर्म निकालना है, T2 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे P2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे V1 यहाँ पे सिर्फ V2 रह गया, और V1 जो है वो यहाँ से डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये V2 ओवर V1, और ये सारी चीज़ कुछ इस तरह से आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ये V2 V1 का फैक्टर आ गया। अब पीछे जो हम लोगों ने इक्वेशन देखी है, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के अंदर जो हम लोगों ने V2 ओवर V1 निकाला है आगे, ठीक है, वो इसके अंदर अगर ये पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन वही है, पीछे से वैसे ही आप दोबारा से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं से अगर आगे जो है वो वैल्यू पुट कर दो तो भी ठीक है। तो
ये डिपेंड करता है ना फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पी और टी जब वेरिएबल हो तो तब चेंज इन एंट्रोपी बताओ आइडियल गैस की, तो उस केस में क्या करोगे आप लोग, पहले तो पीछे से लेके आओगे यहाँ तक, फिर आगे से ये सारा सॉल्व करेंगे। अगर तो वो दोनों पूछ लेता तो फिर बार बार सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब V2 और V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक हो गया। अब जो है अगर इसको अगर फर्दर खोल के लिखते हैं, फर्दर अगर खोल के लिखें तो आप लोगों को पता है कि जब भी लॉग किसी भी चीज़ का हो, लॉग के अंदर अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो जब उनको ओपन करते हैं तो वो प्लस में आ जाती हैं, ठीक है। ये टर्म्स तो ऐसी रहेगी। ये वाली टर्म्स जो है एक दफ़ा ये टर्म P1 और P2 के साथ आ जाएगी। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस होते हैं, तो प्लस ये वाली एक दफ़ा ये चीज़ T2 ओवर T1 के साथ आ जाएंगी, ठीक है, T2 ओवर T1 के साथ। तो ये दोनों के साथ इस तरह से मेंशन है, लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है बारी आती है कॉमन की। अब यहाँ पे n और n दोनों कॉमन है और T ओवर T1, T2 ओवर T1 ये कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन n भी ले लिया और ln T2 ओवर T1 भी ले लिया, तो इक्वेशन बन जाएगी n इंटू सी वी प्लस आर इंटू ln T2 ओवर T1, और अगली सारी टर्म बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जब CP और CV का रिलेशन कैलकुलेट किया था, थर्मोडायनामिक का सेकंड लेक्चर है शायद, तो हमने देखा था कि जो CP है वो इक्वल है CV प्लस आर के। तो CV प्लस आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं CV प्लस आर की जगह, तो ये इक्वेशन बन जाएगी NCP ln T2 ओवर T1 प्लस NR ln P1 ओवर P2, ठीक हो गया। अब अगेन जो है वो नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303, और बाकी टर्म जो है वो उसी तरह से आ जाएगी। ये नेचुरल लॉग को सिंपली कॉमन लॉग के अंदर खोला हुआ है, ठीक हो गया। अगर आइडियल गैस अगर 1 मोल हो, n इज इक्वल टू 1 हो, तो n का टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारे का सारा जो है ना इक्वेशन इस तरह इधर आ जाएगी। अब हम लोग देख रहे थे चेंज इन एंट्रोपी कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो वेरिएबल्स हों, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल्स हों तो आइडियल गैस के चेंज इन एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो इस एक्सप्रेशन से किया जाएगा। और जो जब वेरिएबल टेम्परेचर और वॉल्यूम हो, ठीक है, तो आइडियल गैस की चेंज इन एंट्रोपी को किस एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन किया जाएगा, इस एक्सप्रेशन से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये दोनों एक्सप्रेशन जब टेम्परेचर और वॉल्यूम और जब टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास वेरिएबल्स थे, इनके ऊपर कुछ अगर कंडीशंस अप्लाई करें तो क्या होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी आइडियल गैस की एंट्रोपी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दें, जो इनसाइड और आउटसाइड वाला टेम्परेचर है वो एक जैसा कर दें, तो T1 ओवर T2 क्या हो जाएगा, एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। T1 बिकम इक्वल टू T2, जब T1 T2 के इक्वल होगा तो ये log T2 ओवर T1 वो होता है 0, ठीक है। जब ये 0 होगा तो ये सारी की सारी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगी, पीछे बची एक्सप्रेशन ये वाली, ठीक है। इस केस में भी यही होगा, सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचती है। दोनों के केस में ये एक्सप्रेशन बच जाती है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो चेंज इन एंट्रोपी की जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में बता रहे हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो P1 इक्वल टू P2, प्रेशर कांस्टेंट को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। जब आइसोबैरिक प्रोसेस हो तो ऊपर तो प्रेशर की टर्म ही नहीं है, ये तो लग ही नहीं सकती। दूसरी ये प्रेशर की वेरिएबल है इसके अंदर, तो जो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी सारी की सारी, तो एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ जो चेंज इन एंट्रोपी है वो सिर्फ इसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज़, ठीक है। थर्ड केस है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए। जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाएगा
V1 विल बिकम इक्वल टू V2, ठीक है, एक चीज़ ये। और इसको आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं कहते, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक हो गया। अब ये नीचे वाली तो टर्म इसमें नहीं यूज़ हो सकती, ये ऊपर वाली है, ठीक है। इसके अंदर ये वॉल्यूम का अगर कांस्टेंट हो गया तो ये सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि अगर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करें, जो इंट्रोपी की हम लोगों ने एक्सप्रेशन कैलकुलेट की है, अगर उनके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करें तो जो है उसके ऊपर फर्दर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विद टेम्परेचर, ठीक है। जो हम लोगों ने तो ये देखा था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस लिहाज से इंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, ये चीज़ तो हम लोगों ने देखी। लेकिन इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं अब मैथमेटिकली, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विद टेम्परेचर। सो जो वेरिएशन है इंट्रोपी की, हम लोग दो चीज़ों पे स्टडी करेंगे, दो वेरिएबल्स पे, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा कि हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। ये चीज़ें आप लोग फेमिलियर हो चुके हो, मुझे लगता है ये आप लोग अगर खुद भी करो ना तो इजीली कर लोगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट हम लोगों ने जो सेकंड लॉ में देखा था, जो इंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ठीक है, टी डी एस हो गया। अच्छा, अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जब हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट लेने से जो ये वी कांस्टेंट ले लिया तो ये सारी की सारी टर्म ज़ीरो के इक्वल हो गई, ठीक हो गया। ये सारी की सारी टर्म ज़ीरो के इक्वल होगी, बाकी पीछे क्या बचा, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। और डी क्यू किसके इक्वल है, टी डी एस के, तो टी डी एस इक्वल हो जाएगा डी ई के, ठीक हो गया। ये कुछ स्टेप इसने मिस किए हुए हैं, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। डी क्यू की जगह सिंपली पहले उसने क्या किया है, टी डी एस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो टी डी एस विल बिकम इक्वल टू डी ई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया है कि जब डी ई है वो भी इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ चला गया, जब डी ई भी इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ चला गया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी टी डी एस ओवर डी ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और होल सबस्क्रिप्ट ने वी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब टी जो है वो टी को इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले आया तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, एक चीज़, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब ये है कि हम लोग देख रहे हैं इंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विद टेम्परेचर। तो जब विद टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक दफ़ा जो है डी एस इसके साथ भी लगाएंगे और एक दफ़ा डी एस एक दफ़ा डी एस के साथ भी टेम्परेचर का फैक्टर आएगा और एक दफ़ा डी ई के साथ भी टेम्परेचर का फैक्टर आएगा। अब वो किस तरह से है कि डी एस है, डी एस अब न्यूमरेटर में है तो जो डी टी है फिर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, डी टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जो डी ई है वो डिनोमिनेटर में है तो फिर डी टी का फैक्टर कहाँ पे आएगा, वो फिर न्यूमरेटर में आएगा, तो फिर यहाँ पे इसलिए डी टी ऊपर है और डी ई नीचे है। तो सिंपली क्या हम कर रहे हैं कि जो डी टी है वो एक दफ़ा डी एस के साथ भी लगा रहे हैं और एक दफ़ा डी ई के भी साथ लगा रहे हैं, ठीक है। समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे नीचे क्यों आया और यहाँ पे ऊपर क्यों आया है, बाकी सारा टर्म ऐसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर हम लोगों ने सी वी पढ़ा था कि सी वी बराबर होता है डी ई ओवर डी टी के, ठीक है। अगर सी वी को उलट कर दें तो अगर सी वी को उलट कर दें 1 ओवर सी वी हो जाएगा तो ये वाली टर्म भी ऊपर नीचे हो जाएगी। अब वो क्या हो जाएगा, डी ई ओवर डी टी की बजाय डी टी ओवर डी ई हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन में देखो डी टी ओवर डी ई है, डी टी ओवर डी ई है तो उसकी जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1 ओवर सी वी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने किया है कि इसकी जगह 1 ओवर सी वी लगा दिया, ठीक है। अब जो
1/CV लगा दिया है, ये इक्वल है किसके, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आता, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू उसका साइन नहीं आता, यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया है कि CV जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो इज इक्वल टू साइन की तरफ जाके वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ds/dt इन द जो है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो वो किसके बराबर होगी, CV/CT के बराबर, ठीक है, जो हीट कैपेसिटी है और टेम्परेचर उसके बराबर होगी। नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जब प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट हो हम जानते हैं ये इंथैल्पी का आगे इक्वेशन है, इंथैल्पी इज इक्वल टू E+PV, ठीक है। अब इसकी आगे उसने डिफरेंशिएशन की है तो हर एक जो स्टेट फंक्शन होता है उसके साथ डिफरेंशिएशन की टर्म आ जाती है, तो ये DH हो जाएगा, ये DE हो जाएगा। अब ये P भी है, ये भी स्टेट फंक्शन है, V भी स्टेट फंक्शन है, तो एक दफ़ा DP के साथ आ जाएगा और एक दफ़ा जो है वो V के साथ आ जाएगा, तो क्या होगा, ये PdV और VdP, एक दफ़ा D V के साथ आ रहा है, एक दफ़ा D P के साथ आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी हम लोगों ने देखी थी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो है DQ इज इक्वल टू DE+PdV, ठीक है। अब हम लोग जो है वो DE+PdV की जगह DQ पुट कर सकते हैं। ऊपर इक्वेशन में देखें ये दोनों वैल्यू कहाँ पे आ रही हैं, ये दो है, DE+PdV, ये चीज़ सेम है, तो इन दोनों की जगह मैं पुट कर सकती हूँ DQ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में जब DQ पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गई, DH इज इक्वल टू DQ+VdP, ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग अब जानते हैं कि जो DQ है वो इक्वल होता है TdS के, वही ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन है, एंट्रोपी की इक्वेशन है, ये उसी को अरेंज किया है। तो DQ इज इक्वल टू TdS। अब नेक्स्ट जो है DQ, ऊपर वाली इक्वेशन में जो DQ है उसके अंदर TdS डाल दिया, तो ऊपर ये वाली इक्वेशन अब क्या बन गई है, ये वाली वैल्यू पुट करने से DH इज इक्वल टू TdS+VdP, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये टर्म बन गई है। नेक्स्ट क्या करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे अगर ज़ीरो वैल्यू पुट करो तो ये तो टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बाकी इक्वेशन क्या बचेगी, DQ इज इक्वल टू TdS के, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने क्या किया है कि DS जो है वो इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले गया है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई है, DH/DS इज इक्वल टू T, ठीक हो गया। अब जो होल जो है सबस्क्रिप्ट P है कि P क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जब अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करें दोनों के ऊपर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बात कर रहे थे ना कि टेम्परेचर के लिहाज से एंट्रोपी में वेरिएशन देख रहे हैं, तो टेम्परेचर का फैक्टर एक दफ़ा डेल्टा H के साथ आएगा और टेम्परेचर का फैक्टर एक दफ़ा डेल्टा S के साथ आएगा। तो कैसे आएगा, अब डेल्टा H तो ऊपर है तो फिर टेम्परेचर का फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा। इस केस में क्या है, डेल्टा S नीचे है तो टेम्परेचर का फैक्टर न्यूमरेटर में आएगा। तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन किस तरह से अब बन गई है, टेम्परेचर का फैक्टर डालने से दोनों के ऊपर, तो DH/dt at constant pressure into DT/ds at constant pressure is equal to T, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम लोगों ने देखा था कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है CP, ये भी सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने देखा है कि ये इक्वल होता है डेल्टा H/ΔT के, ठीक है, डेल्टा H/ΔT के। तो यहाँ पे फैक्टर है आई थिंक डेल्टा H/ΔT, ये है डेल्टा H/ΔT मौजूद है। तो हम लोग
यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ओवर डेल्टा एस इंटू एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी ओवर सी पी। ठीक है, टी ओवर सी पी। तो नेक्स्ट में इसको सिंपली जो है वो इन्वर्ट कर दिया है। जब सी पी ओवर सी पी ऊपर चला जाएगा और टी नीचे, और इसी तरह ये वाली वैल्यू भी इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो सिंपली जब डेल्टा एस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकाला है ना, तो वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब प्रेशर कांस्टेंट था तो वो इक्वल होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर टेम्परेचर के। और पीछे जो हम लोगों ने निकाला है कि वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा, सी वी ओवर टी के, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर की। ठीक है, ये दो निकाले हम लोगों ने एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला हो गया, और एट कांस्टेंट प्रेशर ये वाला हो गया। क्या निकाला है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से जो एंट्रोपी के अंदर वेरिएशन आ रहा है